बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की ही टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं। यह यात्रा से पहले तेजस्वी यादव ने संकेत दिया था कि वे पार्टी के अंदर कुछ कड़े फैसले लेंगे। इसी संदर्भ में वे कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए यात्रा कर रहे हैं, यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव ने पहले ही 21 विधायकों के टिकट काटने के संकेत दिए थे, जिससे पार्टी में हलचल मची हुई है। यह पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रा के दौरान जिन विधायकों को बुलाया गया है वे केवल संवाद के लिए आए और टिकट पर बातचीत नहीं होगी। ये कदम पार्टी के भीतर अनुशासन और फिर प्रदर्शन की समीक्षा के लिए उठाया गया है, जिससे आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने वंशावली से संबंधित नया निर्देश जारी कर दिया है, जिससे कहा गया है कि वंशावली के लिए लोग भाग दौड़ ना करें और फिर सादे पेज पर भी वंशावली बना करके जमा कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सभी जिलों के लोगों से अपील की है कि वे सर्वे को लेकर के घबराए नहीं, वहीं पर वंशावली को लेकर के फैली भ्रांतियों पर ध्यान ना दे और किसी तरीके की भागदौड़ ना करे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि वंशावली आपको खुद बनानी है। किसी भी व्यक्ति को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, न ही सत्यापन की जरूरत है। वे खुद से सादे पेज पर वंशावली बना करके 100 घोषणा के साथ संकलन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से मान्य है। दरअसल वंशावली में ये देखा जाएगा कि पुश्तैनी जमीन के वारिस कौन कौन से है। आप जब इसकी जानकारी वंशावली फॉर्म में देंगे तो फिर सर्वे अधिकारी ग्राम सभा में इसका सत्यापन कर लेंगे। वहीं पर जमीन के कागजात अधूरे भी 100 घोषणा अवश्य करें और फिर भूमि सर्वेक्षण को लेकर के चिंता ना करें। दोस्तों कांग्रेस के सिपाही सलाहकार राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर है, जब वहां उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जिससे आपको हैरानी होगी। मसलन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा है कि मोदी जी मुझे पसंद है, मैं उनसे नफरत नहीं करता, कई मौके पर मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। राहुल गांधी अमेरिका में वर्जीनिया के हार्वर्ड में भारतीय समुदाय के लोगों से मुखातिब हुए। इसके बाद वे वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां छात्रों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जब वाशिंगटन डीसी में ही राहुल गांधी ने कहा है कि भारत भाषाओं, परंपराओं, धर्मों का एक संघ है। जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो फिर वे अपने देवता के साथ विलीन हो जाते हैं। वह भारत की प्रकृति है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हमारे यहाँ पर भाजपा और आरएसएस की गलतफहमी ये है कि वे सोचते हैं कि भारत अलग अलग चीजों का एक समूह है। आप आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन मुझे मोदी जी पसंद है। मैं वास्तव में नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता हूं, जब वे मेरे दुश्मन नहीं है। हाँ, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता। जब कई मौके पर मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं। दोस्तों तेजस्वी यादव ने अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से कर दी है। आपको बता दूं कि सोमवार रात को तेजस्वी यादव समस्तीपुर के लिए रवाना हुए थे और कल यहां पर टाउन हॉल में संवाद कार्यक्रम हुआ है। यह कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह की कोई भी कमी नहीं दिख रही थी। जानकारी के मुताबिक इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से बिहार में आरक्षण को लेकर के संविधान की नवी सूची में शामिल करने की मांग पर मंथन होगा। इस मुद्दे को लेकर के राजद के नेता विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और फिर पार्टी की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने निर्देश दिया है कि पिछले 17 महीने के दौरान किए गए सभी कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि पार्टी की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही राजद के वर्तमान राजनीतिक ग्राफ को भी परखा जाएगा और फिर संगठन को और सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम के पहले चरण में 10 से 17 सितंबर के बीच तेजस्वी यादव मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का दौरा करेंगे। समस्तीपुर में कल कार्यक्रम हुआ। यहां पर तेजस्वी यादव कार्यक्रम के बाद इन जिलों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और समस्या और फिर सुझावों पर मंथन भी किया। इसके अलावा इस संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा को कैसे टक्कर दी जाए, इस पर भी बात की गई।
दोस्तों मौसम विज्ञान केंद्र पटना के रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ जिलों में आकाश से बिजली भी गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि मानसून ट्रफ राजस्थान उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इससे बिहार के दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर 13 सितंबर से दक्षिण और फिर उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जहाँ आपको बता दूं कि BAU सबोर्ड के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि 11 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण नमी युक्त हवा का प्रभाव जिले में जारी रहेगा। इस कारण आज 11 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा की संभावना है। इस अवधि में यानी कि इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि धान की फसल में खैरा बीमारी दिखाई पड़ने के बाद खेतों में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और फिर 2.5 किलोग्राम बुझा चूना का 500 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें या ऊंचे जमीन पर अरहर की बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में करें। दोस्तों सरकारी योजनाओं के लाभ की राशि खाते में भेजे जाने का झांसा देकर के साइबर शातिर 2 जिलों के सीमावर्ती गांव में बैंक खाता खोलने के लिए कैंप लगा रहे हैं। जब गिरोह के शातिर खाता खोलने का झांसा देकर के अनपढ़ और फिर मजदूर किस्म के ग्रामीणों का आधार कार्ड फोटो आदि ले रहे हैं। जब फिर उस दस्तावेज पर खुले खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी में कर रहे हैं। जब 2 जिलों के सीमावर्ती 15 गाँव के लोग साइबर फ्रॉड गिरोह का शिकार होने के बाद साइबर थाने में शिकायत लेकर के पहुंचे हैं। जब ग्रामीणों के नाम के खाते का साइबर ठगी में इस्तेमाल होने के कारण उन्हें अलग अलग थाने और फिर राज्यों की पुलिस का नोटिस और फिर कॉल आई है। जब ग्रामीणों के नाम के बैंक खाते में साइबर ठगी की राशि पहुंची है, जब इसलिए प्रारंभिक जांच के दायरे में खाता धारक ही आ रहे हैं। अब ग्रामीण फंसने के डर से साइबर थाने में शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि वे खुद ठगी के शिकार हुए हैं, इसलिए साइबर फ्रॉड के केस में उन्हें राहत दी जाए। जब साइबर DSP सीमा देवी ने बताया है कि साहिबगंज, सिवायपट्टी, मोतीपुर, कटरा, औराई आदि इलाके के गाँव के 15 लोगों ने थाने में शिकायत की है। बताया गया है कि गांव में सामाजिक पेंशन, PM आवास, शौचालय, सामाजिक वानिकी आदि योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर गांव में कैंप लगाया गया था। जहां अनपढ़ और फिर जानकारी के अभाव में ग्रामीणों ने खाता खोलने और फिर योजनाओं के लाभ के लिए साइबर शातिरों को अपने आधार कार्ड आदि की कॉपी दी गई थी। जहां अब उनके नाम से खाते में साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन से जुड़े हुए लंबित मामलों की पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा की है। साथ ही साथ अधिकारियों को कई तरीके के निर्देश भी दिए हैं ताकि दाखिल खारिज में तेजी से लाई जा सके। जहां आपको बता दूं कि खबर के अनुसार DM चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा के दौरान अंचल अधिकारी को स्पष्ट रूप से हिदायत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द लंबित मामले को निपटारा किया जाएगा। साथ ही साथ प्राप्त होने वाले आवेदनों की तुलना में निष्पादन की गति तेज रखें। आपको बता दूं कि पटना जिले में दाखिल खारिज के लंबित मामले की संख्या अब 57,582 है, जिसमें से 22,351 आवेदन 35 दिन से अधिक तथा 32,029 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से लंबित है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो गई है, जहां इससे बिहार के लोगों को अब जमीन रजिस्ट्री के लिए रजिस्टर कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। खबर के अनुसार पटना के फुलवाड़ी, बाढ़, विक्रम, मसूरी और संपतचक निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन लेने की शुरुआत हो गई है। अब आप घर बैठे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर की मदद से जमीन मकान की रजिस्ट्री के लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको बता दूं कि पटना जिले के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों में भी जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है। जिला निबंधन कार्यालय अरवल, सारण जिले के सोनपुर, वैशाली जिले के पातेपुर, नवादा जिले के रजौली में भी जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है। वहीं पर मुजफ्फरपुर के कटरा, भोजपुर के पीरो में भी जमीन रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का काम शुरू हो गया है। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत फतुहा, पटना सिटी, बिहटा, दानापुर निबंधन कार्यालय में ट्रायल किया गया था। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गांव भी अब शहरों की तरह जगमग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नीतीश सरकार ने हर गांव में गली गली सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के आदेश दिए हैं। खबर के अनुसार पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सितंबर में राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में 5,30,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना में तेजी लाए। आपको बता दूं कि अभी तक बिहार में करीब
3 लाख ही सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। जब वहीं पर कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे सितंबर में राज्य भर में 5,30,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए और फिर सोलर स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाले तकनीशियन को नियुक्त करें। दरअसल बिहार के गाँव में सभी सोलर स्ट्रीट लाइट की रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, गया और नालंदा में सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जहाँ किसी भी वार्ड की स्ट्रीट लाइट के खराब होने के 72 घंटे के अंदर उसे ठीक कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के युवाओं का पलायन रोकने के लिए नीतीश सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 238 कंपनियों द्वारा 36,000 करोड़ रुपए निवेश की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, जहाँ बहुत जल्द ये कंपनियां राज्य के यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में अपना प्लांट स्थापित करेगी, जिससे युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिसंबर में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये निवेश धरातल पर उतरने लगा है। दरअसल इन कंपनियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश सुविधा केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। सड़कों, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। जल्द ही बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित होगी। दोस्तों, बिहार में जमीन की मालिकाना हक और फिर जमीन विवादों को कम करने के मकसद से बिहार में सरकार जमीन सर्वे का काम करवा रही है। बीते 20 अगस्त से सभी जिलों के करीब 40,000 गाँव में सरकार जमीन का सर्वे कराने का काम कर रही है। इस सर्वे के दौरान लोगों को उनकी जमीन की मालिकाना हक वाले दस्तावेज अधिकारियों को दिखाने होंगे। जब पुश्तैनी जमीन के लिए वंशावली दिखाना भी जरूरी होगा। वहीं पर वंशावली में बहनों का नाम भी अनिवार्य है। जहाँ बिहार में जमीन सर्वे के दौरान तरह तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक उठने वाला सवाल ये है कि पुश्तैनी जमीन में मालिकाना हक के कागजात बनवाने के लिए बहनों का नाम डाले या नहीं। तो इस संबंध में बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर का कहना है कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान नया खतियान बनाने के लिए हर परिवार की वंशावली में अगर लड़कियां हैं तो फिर उनका नाम भी होना जरूरी है। जब बहनों का नाम ना देने की स्थिति में परिवार को कानूनी पचड़ों से गुजरना पड़ सकता है। जब बहनों का नाम ना देने की स्थिति में आपत्ति आ सकती है। ऐसे में हर परिवार के नए लिए जरूरी है कि वे अपनी वंशावली में बहनों के नाम का भी जिक्र करे। अगर बहन परिवार की पुश्तैनी जमीन में अपना हक नहीं लेना चाहती है तो फिर इसके लिए दूसरे रास्ता मौजूद है। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार VVIP लोगों के लिए अब नए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर लाने की तैयारी में है। जब बिहार सरकार के कैबिनेट विभाग ने इसके लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। जब सरकार वेट लीज प्रक्रिया के जरिए एयरक्राफ्ट और फिर हेलीकॉप्टर लाएगी। जब बताए जा रहे हैं कि इसी महीने हेलीकॉप्टर और फिर एयरक्राफ्ट को लाया जा सकता है। जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य VVIP को उड़ान भरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ एक ही हेलीकॉप्टर से सभी लोग उड़ान भरते थे, जहाँ वे भी महज 6 सीटर ही हेलीकॉप्टर है। आपको बता दो कि बिहार सरकार का प्लान भी काफी पुराना हो चुका है। जहां बिहार सरकार ने तय कर लिया है कि नए एयरक्राफ्ट और फिर हेलीकॉप्टर को लीज पर लिया जाए। जब बिहार सरकार वेट लीज पर एक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट लेगी, जैसे 7 से 10 सीट वाले हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। फिलहाल बिहार सरकार ने तय किया है कि वेट लीज करार 1 साल का होगा। जब सेवा संतोषजनक हुआ तो फिर इसे 1 साल के लिए और भी आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार सरकार ने अभी तय कर लिया है कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर दोनों अत्यधिक होनी चाहिए, जो कि VIP और VVIP को लेकर के उड़ान भर सकेंगे। दोस्तों, बिहार में त्यौहार आने से पहले रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। जहां अगले 1 से 2 महीने में लगातार त्योहारों का सीजन है। जब दुर्गा पूजा, दीपावली, महाछठ पर्व बिहारियों के लिए खास त्योहार है। इसी बीच सरसों तेल की कीमत में बढ़ोतरी होने लगी है। जब बीते 15 दिनों के अंदर सरसों तेल 12 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इन त्योहारों में पूजा से लेकर के पकवान बनाने तक सरसों तेल का उपयोग अधिक होता है। इसलिए इन त्योहारों के बीच लोगों के जेब पर असर पड़ने वाला है। जब व्यापारियों का कहना है कि इस बार किसानों को मौसम का साथ नहीं मिला है, जिसके कारण सरसों की फसल कम और फिर कमजोर हुई है। जिसके कारण बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में इसका उत्पादन कम हुआ है। जब तेल की मांग जैसे बढ़ रही है वैसे ही इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। आपको बता दूं कि अप्रैल में फसल तैयार होने का सीजन रहता है, जहाँ उस समय सरसों तेल की कीमत 115 से 122 रुपए प्रति लीटर थी। इसके बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब जून के बाद अगस्त तक सरसों तेल की कीमत 118 से 130 रुपए हो गई थी। जब अगस्त के अंतिम सप्ताह में
इसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि त्योहारों के समय तक इसकी कीमत कहां तक पहुंच सकती है। जब बिहार में लहसुन की कीमत में भी आसमान छू रहे हैं। आपको बता दूं कि बीते 20 दिनों के अंदर लहसुन की कीमत में 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक में वृद्धि हुई है। जब बिहार के व्यापारियों का कहना है कि अगस्त में लहसुन की कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो कि अब 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। जब बिहार में इस बार लहसुन की फसल कमजोर हुई है, जिसकी वजह से कीमत में उछाल लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, बिहार में चड्डी बनियान डकैत गैंग सक्रिय हो गया है। राजधानी पटना भी अब डकैतों से सुरक्षित नहीं है। जब बिहार के अलग अलग जिलों में डकैत घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के बेंगाय पट्टी में भी बीती रात करीब आधा दर्जन डकैत घटनाओं को अंजाम दिए हैं। पटना की बात करें तो परसा बाजार के धन्नूचक गाँव में रविवार की रात चड्डी बनियान गैंग के डकैतों ने 3 घरों में डकैती की घटना को अंजाम दिया। जब डकैतों ने पटना में बीती रात 2 सब्जी विक्रेता और फिर एक वकील के घर में अपना हाथ साफ कर दिया। तीनों घरों में डकैतों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बना करके डकैती को अंजाम दिया और फरार हो गए। जब परिजनों ने गांव में डकैती की खबर को जैसे फैलाया, पूरा गांव में शोर मच गया। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद परसा बाजार, गोपालपुर और फिर बेउर थाने में पुलिस ने डकैतों की घेराबंदी करने लगी। ग्रामीणों और पुलिस ने करीब 2 घंटे तक ढूंढा, मगर कोई भी नहीं मिला। दोस्तों, बिहार वासियों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि अब बिहार में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बाद अब आंधी से भी तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन जल्द ही बिहार में दौड़ने वाली है। इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वाराणसी से हावड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए बिहार का रूट चार्ट जारी कर दिया है। जब बुलेट ट्रेन का पूरा काम 2 फेज में शुरू होगा। जब पहले फेज में बक्सर, पटना और फिर गया, जबकि दूसरे फेज में आरा और फिर जहानाबाद में स्टेशन बनाए जाएंगे। जब सभी 5 जिलों में जमीन का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। जब पटना में 60 किलोमीटर से ज्यादा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा और इसके लिए दानापुर, फुलवाड़ी शरीफ, संपतचक, मसूरी और फिर विक्रम क्षेत्र में 135 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जब भोजपुर जिले में एलिवेटेड ट्रैक और फिर स्टेशन के लिए लगभग 95 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जहां ट्रैक की लंबाई करीब 50 किलोमीटर होगी। इस संबंध में जिला अधिकारी और फिर रेल अधिकारियों के बीच बैठक करके DPR और फिर प्रस्ताव की मांग की गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 लाख नए लाभार्थियों को ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2024 को 11 लाख नए लाभार्थियों को ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। ये झारखंड में एक कार्यक्रम में बटन दबा करके सीधे बैंक खाते में पैसे भेजा जाएगा। किस्त की राशि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जहाँ अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 86 लाख घर बन चुके हैं। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बेगूसराय में मटिहानी से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन एकजुट है। यह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 2029 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सोमवार को बेगूसराय के अयोध्या कर्पूरी चरण उच्च विद्यालय धबोली के मैदान में लोजपा पार्टी के रामविलास के अध्यक्ष आम सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। चिराग पासवान ने 2029 में भी केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनाने का जो सपना विपक्ष देख रही है, वह सपना ही बनकर के रह जाएगा। चिराग पासवान ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार जनता के साथ जुड़ी रही है। जब पिछले 3 साल से लगातार हम लोगों के बीच रहे हैं। बेगूसराय से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेकर के बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। अब किसान भाई आसानी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले 18वीं किस्त की राशि का स्टेटस अपने मोबाइल फोन से चेक कर पाएंगे। केंद्र सरकार आने वाले समय में किसानों को आधार की तरह का एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करेगी। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार जल्द ही देश भर के किसानों का पंजीकरण शुरू करेगी, ताकि उन्हें आधार के समान एक विशिष्ट पहचान पत्र यानी कि आईडी जारी किया जा सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस पर काम अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा। यह सचिव ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले साल मार्च तक 5 करोड़ किसानों को पंजीकृत करना है। उन्होंने कहा है कि ये पहल सरकार के 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है, जिसे हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
दोस्तों, बिहार के सभी जिलों में नौकरी कर रहे सभी बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी टीचरों के लिए नया नियम जारी किया है। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए साफ कह दिया है कि अब किसी भी नियोजित शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाएगा। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में हेड मास्टर की जिम्मेदारी बीपीएससी शिक्षकों को पहले दी जाएगी। जब बिहार में बीपीएससी शिक्षकों के लिए 5 नए आदेश जारी किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में हेड मास्टर की जिम्मेदारी बीपीएससी शिक्षकों को पहले दी जाएगी। नंबर 2, अगर किसी स्कूल में बीपीएससी और स्थानीय निकाय दोनों द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं तो फिर बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। नंबर 3, किसी माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक स्कूल में पुराने और फिर नए दोनों तरीके के वेतनमान वाले शिक्षक हैं तो फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। नंबर 4, स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं और उनके साथ स्थानीय निकाय या फिर बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक भी हैं तो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक को वित्तीय प्रभार दिया जाएगा। अंतिम और नंबर 5, यदि स्कूल में सिर्फ स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वहां पर वरिष्ठ स्थानीय निकाय शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। जबकि किसी स्कूल में केवल बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक है तो फिर उन्हें ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी तुलना शाहरुख खान से की है और तेजस्वी यादव को राजनीति का अभिषेक बच्चन बताया है। जब प्रशांत किशोर ने इसका कारण भी बताया है। परिवारवाद पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने ये उदाहरण पेश किया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं काम के बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे मेरे काम के कारण ही लोग जानते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नाम की वजह से यहाँ तक आए हैं। उन्होंने आरजेडी में चल रहे परिवारवाद पर तंज कसते हुए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और फिर अभिषेक बच्चन का उदाहरण पेश किया। जब प्रशांत किशोर ने खुद को राजनीति का शाहरुख खान और तेजस्वी यादव को राजनीति का अभिषेक बच्चन बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल फौजी और सर्कस में काम करके की है, जिसके बाद अपनी लगन और मेहनत के बदौलत उन्होंने बॉलीवुड में जगह बनाई है। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने कई वर्षों तक बॉलीवुड में काम किया है, तब जाकर के उनकी कई फिल्में सुपरहिट हुई। जबकि अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन की वजह से जाने जाते हैं और वो उतनी सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव भी है जो अपने पिता की वजह से जाने जाते हैं और मैं अपने काम की वजह से जाना जाता हूँ। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर के राजनीतिक गर्म है। इस बीच आरजेडी नेत्री और फिर प्रवक्ता मधु मंजरी ने कहा है कि बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम छठी पास हैं और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं। नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल निराधार है। नेता विरोधी दल के तेजस्वी यादव हमारे ही नहीं बल्कि बिहार के रोल मॉडल है। मधु मंजरी ने कहा कि तेजस्वी यादव के 17 माह के कार्यकाल को पूरे बिहार ने देखा है और महसूस किया है और अब जो लोग यानी कि बीजेपी वाले तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बता रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि उन्हें उनके डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा खुद छठी पास हैं और डिप्टी सीएम बने हुए हैं। हमारे नेता एक बेहतरीन क्रिकेटर थे और सचिन तेंदुलकर से तो कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं पूछता है। दरअसल एनडीए के प्रत्याशी विधान परिषद तिरहुत क्षेत्र के जेडीयू और अभिषेक झा ने हाल ही में कहा था कि जो खुद नौवीं फेल हो वे स्नातक वालों का क्या प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके बाद आरजेडी ने एनडीए नेताओं पर पलटवार किया है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से ऐसा लग रहा है कि उनका दिल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मिल रहा है या कहीं एनडीए को राम राम करने का इरादा तो नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी को लेकर के बयान दे रहे हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर ने भी ऐलान किया है कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो फिर 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। कहा जाए तो दोनों नेता इस मुद्दे पर एक साथ दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दूं कि जमुई में जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी यहां तक कि जज भी शराब पीते हैं। इससे पहले बीते शुक्रवार को उन्होंने रोहतास में शराबबंदी पर ही बयान देते हुए कहा था कि कानून बना है लेकिन कानून को सही तरीके से धरातल पर नहीं उतरा जा रहा है और ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है। गरीब ही जेल जाते हैं बल्कि बड़े बड़े लोग भी शराब पीते हैं, वो लोग उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम नीतीश कुमार के मित्र उनके साथी है, इसलिए कहना चाहते हैं कि जो बात गलत है उसका परिमार्जन कीजिए। मेरे कहने पर 3 बार परिमार्जन शराब कानून में किया है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन पूर्ण परिमार्जन नहीं किया गया। मैंने कहा था कि शराब नहीं पीने वाले को नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, उनको भी पकड़ रहे हैं।
दोस्तों आज की एडवांस दुनिया के आधुनिक समय में हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है। या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऐसे वायरल वीडियो की कोई गिनती नहीं की जा सकती है, जिनका सच्चाई से मीलों दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आपको इन्हीं फेक न्यूज से सावधान करने के लिए हम एक फेक न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वह न्यूज ये है कि सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जब हमने इसके दावे की सच्चाई की जांच की तो फिर पता चला है कि ये तो पुराने वीडियो है, ये अलग ही मामला निकला। नीतीश और लालू की मुलाकात का वीडियो आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिलते हुए देखे जा सकते हैं। ये वीडियो अभी का बताया करके शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि बिहार में खेला होने की संभावना बढ़ती जा रही है। वीडियो देखें कौन किससे मिल रहा है। वहीं पर अन्य यूजर ने अलग अलग कैप्शन के साथ इसे शेयर किया है। लेकिन जब हमने इसकी सच्चाई की जांच की तो इसकी सच्चाई कुछ और ही निकला। दरअसल नीतीश और लालू की मुलाकात का ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि लगभग 2 साल पुराना है। जहां हमने जब रिवर्स इमेज सर्च किया तो सर्च रिजल्ट में यूट्यूब पर OTV चैनल पर ये वीडियो मिला। इस वीडियो को 2 साल पहले 5 सितंबर को अपलोड किया गया था और सर्च करने पर हमें एक्स पर साल 2022 में इन दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात की तस्वीरें एक ANI पोस्ट भी मिली। जैसे ये बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाता है कि वायरल हो रहा वीडियो धार्मिक है, फर्जी है, फेक है। ये वायरल किया जा रहा है फेक वीडियो जिसका अभी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी धार्मिक खबरों से सावधान रहें। दोस्तों बिहार के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक बिहार में झमाझम बारिश होगी और फिर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। जब मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार की राजधानी पटना समेत 21 जिलों में भारी बारिश होगी। जब पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना जताई गई है, चेतावनी जारी किया गया है। गौरतलब है कि कल अररिया में वज्रपात की चपेट में आने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका प्रभाव प्रदेश के ऊपर पड़ रही है, जैसे प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों इसी साल 26 जुलाई को दिन दहाड़े पूर्णिया लाइन बाजार स्थित तनिष्क शोरूम में 3 करोड़ 70 लाख रुपए के हीरे और फिर सोने के आभूषणों की डकैती का STF और फिर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। घटना को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों में से सरगना प्रशांत गौरव समेत 4 को बिहार के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। घटना के बाद बदमाशों को फरार होने के लिए रुपए देने वाले पटना के एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। जब पूर्व में घटना को लेकर के सहयोगी और फिर लाइनर की भूमिका निभाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया है कि कुल 6 बदमाशों ने डकैती की थी। जब STF और फिर पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। प्रशांत गौरव की गिरफ्तारी अस्पताल से हुई है। जब पटना में पुलिस अभिरक्षा में उसका उपचार चल रहा है। जब सड़क हादसे में वह घायल हुआ है। जब इसकी सूचना न्यायालय को दी जा रही है। जब प्रशांत मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र की स्थित राजाराम गोपालपुर का निवासी है। जब सरसी थाना क्षेत्र के हेमनगर निवासी सोनू झा की गिरफ्तारी सहरसा पुलिस की मदद से की गई है। दोस्तों बिहार के सीवान में एक प्रोफेसर ने मुस्लिमों के लिए अलग ही देश की मांग कर दी है, जिसे लेकर के राज्य में यानी कि बिहार में हंगामा खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर अलग देश वाला एक विवादित पोस्ट किया है, जिसके चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सीवान जिले के गोरियाकोठी नारायण महाविद्यालय में खुर्शीद आलम राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर है। आलम ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। आपको बता दूं कि पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। प्रोफेसर आलम की पोस्ट वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय में हंगामा शुरू हो गया, जब छात्रों ने प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। महाविद्यालय में आलम का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान छात्रों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक प्रोफेसर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता है, वे सभी शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दूं कि प्रोफेसर खुर्शीद आलम अपनी बात पर अडिग है और उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी व्यक्तिगत राय दी है। इस देश में सभी के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पोस्ट पर अभी भी कायम हूं और मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद महाविद्यालय ने प्रोफेसर से इस्तीफा ले लिया है।
दोस्तों भारत में कैंसर के इलाज की लागत में कमी आई है, जिससे इस जानलेवा बीमारी का इलाज अब पहले से अधिक सुलभ हो गया है। ये बदलाव देश भर के लाखों लोगों के लिए राहत का संदेश लेकर के आया है, जहां पर पैसे की कमी अब इलाज की राह में रुकावट नहीं बनेगी। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी दरें कम की जा रही है। जब कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से घटा करके 5% किया जा रहा है। जब कैंसर के इलाज में होने वाले खर्च इससे प्रभावित अंग कैंसर के स्टेज इलाज के विकल्प पर निर्भर करता है, लेकिन यदि इसमें होने वाले खर्च का मोटा माटी अंदाजा लगाया जाए तो फिर ये 2 से 15 लाख रुपए तक हो सकता है। आपको बता दूं कि कैंसर के इलाज की लागत में कमी से न केवल मरीजों को लाभ होगा, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां अब गरीब और फिर मध्यम वर्गीय परिवार भी इस महंगे इलाज का खर्च उठा सकते हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी आएगी और फिर जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। दोस्तों आपके घर में भी खाना पकता होगा, ये तो जाहिर सी बात है, और ये भी पता है आपको कि खाना पकाने के दौरान सरसों तेल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जो आप सरसों तेल खाते हैं वो आपके सेहत के लिए फायदा है या नुकसान है? ये आपके सेहत के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आपने कभी सोचा है? आपको बता दूं कि खाना पकाने के लिए अच्छे और फिर बुरे तेल होते हैं, और स्वास्थ्य के लिए सही तेल चुनना जरूरी है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि खाना बनाने के लिए सबसे अच्छे तेल कौन से? अच्छा खाना बनाने वाले ऑयल हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, जैसे कि मोनोऑक्साइड सैचुरेटेड और फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो कि सूजन को कम करने, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और फिर हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इन तेलों में अक्सर एंटीऑक्सीडेंट और फिर जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, यानी कि इसके उलट खराब तेल में अनहेल्दी फैट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ट्रांस फैट या फिर बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि सूजन को बढ़ावा दे सकते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दे सकते हैं, यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं और हार्ट रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम कौन से तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि कैसे अनहेल्दी खान पान कई बीमारियों का कारण बन रहा है। एक हेल्दी ऑयल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने से लेकर के पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने तक हेल्थ को सीधे प्रभावित करता है। यहाँ हम आपको एक अच्छे और फिर सबसे खराब ऑयल की एक लिस्ट बताने वाले हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे खाना पकाने के लिए सबसे अच्छे तेल के बारे में। तो सबसे अच्छे तेल है जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट और फिर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल अपने हार्ट हेल्थ लाभों के लिए जाना जाता है। इसमें ओलिक एसिड होता है, जो कि सूजन को कम करने और LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, जबकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट खासतौर से पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने और फिर पुराने बीमारियों को रोकने में मदद करता है। दूसरा है एवोकेडो तेल। एवोकेडो तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है और इसका स्मोक पॉइंट लगभग 520 डिग्री F/271 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, जो कि इसे तलने या फिर ग्रिलिंग जैसी हाई टेम्परेचर वाले खाना पकाने की विधियों के लिए आइडियल बनाता है। इसमें विटामिन E और फिर डी भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि त्वचा के स्वास्थ्य और फिर इम्यून फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। तीसरा है नारियल तेल। जब नारियल तेल में मीडियम सीरीज यानी कि MCT ज्यादा होते हैं, जो कि जल्द से मोटाबलाइज हो जाते हैं और फिर तुरंत एनर्जी का स्रोत प्रदान कर सकते हैं। इसमें लॉरिक एसिड भी होते हैं, जिसमें रोगानुरोधी और फिर सूजनरोधी गुण होते हैं। वहीं पर घी में वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और के भरपूर मात्रा में होते हैं और इसमें संयुग्मित लिमिटेड एसिड होते हैं, जिसे सूजन रोधी प्रभाव से जोड़ा गया है। पांचवा है कैनोल तेल। कैनोल तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड का संतुलन अनुपात होता है और इसमें सैचुरेटेड फैट कम होते हैं। ये अपने हार्ट हेल्थ गुणों और फिर हाई स्मोक पॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं खाना पकाने के लिए सबसे खराब तेल के बारे में। तो सबसे खराब तेल है पाम ऑयल। जब पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जो बड़ी मात्रा में सेवन करने पर LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को। इसके अलावा पाम तेल उत्पादन अक्सर वनों की कटाई, आवास विनाश और फिर अनैतिक प्रथाओं से जुड़ा होता है। दूसरा है वेजिटेबल तेल। यह अक्सर सोयाबीन, मक्का, तार और कैनोला जैसे तेलों का मिश्रण होता है, जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। इनमें ट्रांस फैट या फिर ओमेगा 6 फैटी एसिड हो सकते हैं, जो ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर सूजन को बढ़ावा दे सकते हैं। जब मकई के तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होता है, जो ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ असंतुलन पैदा
पैदा कर सकता है, जिससे शरीर में सूजन को बढ़ावा मिलता है। चौथा है सोयाबीन का तेल। मकई के तेल की तरह सोयाबीन के तेल में भी ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होता है और इसे अक्सर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड किया जाता है, जिससे लाभकारी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। नंबर 5 है सूरजमुखी का तेल। हालांकि हाई ऑलिक सूरजमुखी का तेल रेगुलर सूरजमुखी के तेल की तुलना में बेहतर विकल्प है, फिर भी इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड की एक बड़ी मात्रा होती है, जो ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर सूजन में योगदान कर सकती है। रेगुलर सूरजमुखी तेल का स्मोकिंग पॉइंट भी कम हो सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी इस तरीके के तेल खाते हैं तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए आप।